नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं फिर से बात करूंगा एक ऐसे उलझे हुए मुद्दे पर जिसके ऊपर के सारे देश की नज़र लगी हुई है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ बार है वो तो एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती आंतरिक है। आंतरिक चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुने। भारतीय जनता पार्टी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर गए धनखड़ की जगह दूसरा धनखड़ कैसे चुने। और इस वशोपेश में पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मगजमारी करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। देखिए, कहते हैं हमारे यहाँ कि दूध से जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में जितनी समस्याएं अभी तक आई हैं और उसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया है और एक काम चलाऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी को काम चलाना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह से अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी की तलाश एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में इस मुद्दे पर मतभेद तो नहीं है, लेकिन मत एक भी नहीं है। किसी एक आदमी का नाम अभी तक नहीं आया है कि किसको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। आपको याद है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर धनखड़ साहब बनाए गए। धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के भी मूल कार्यकर्ता नहीं थे और आरएसएस के तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। वो पहले लोकदल में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। तो इस बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बाहर के आदमी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। अब अगर ये जो विश्वस्त सूत्र हमारे बता रहे हैं, अगर ये सिद्धांत मान लिया आरएसएस और भाजपा ने, तो आप देखिए कि जिस तरह से हाल ही में शशि थरूर का और तिवारी, कांग्रेस के जो तिवारी जी है उनका नाम बीच बीच में आ रहा था, तो उनकी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपने बीच से ही एक उम्मीदवार ढूंढ के लाना है, और ऐसा उम्मीदवार ढूंढ के लाना है कि जो अगले 5 साल राज्यसभा का संचालन भी ढंग से कर ले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हितों का भी ध्यान रख ले और एजेंडे पर भी ढंग से काम कर ले। तो ऐसा चतुर आदमी कौन मिलेगा? तो ऐसे में हमारे सूत्र ये कह रहे हैं, जो हमारे दिल्ली में सूत्र है, जो हमारे नागपुर में सूत्र हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो प्रत्याशी लेके आने वाले हैं वो बहुत चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी चौंका करके ही देश को अभी तक 11 साल से आगे बढ़ती चली आ रही है। और अगर इस बार वो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार लाए जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सफलता होगी। मेरे सूत्र बताते हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने किसी भी उम्मीदवार का नाम आरएसएस की ओर नहीं बढ़ाया है, और ये स्थिति आरएसएस की है। आरएसएस ने भी अपनी ओर से अभी किसी प्रत्याशी में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कारण ये है कि इस समय तमाम सारे जो निर्णय हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े जो निर्णय हैं, वो ऊपर से होते हैं। हाईकमान जो होता है, और यहाँ हाईकमान कांग्रेस जैसा हाईकमान तो है नहीं कि एक गांधी परिवार है और सब चल रहा है। यहाँ हाईकमान में 2 लोग हैं, अमित शाह साहब हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हैं। अब तीसरे फिर भागवत साहब आते हैं, लेकिन भागवत साहब हाईकमान का हिस्सा नहीं है। भागवत साहब एक फाइनल अथॉरिटी माना जा सकता है, क्योंकि एक नैतिक प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस के साथ है। आरएसएस की कोख से जन्मी भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस उपराष्ट्रपति पद के लिए चौंकाने वाला क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता था कि आप धनखड़ की जगह कोई दूसरा धनखड़ कांग्रेस से तोड़ के लाए और उसको बना दें। तो अब ये संभावनाएं बची नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें एडजस्ट किया गया है मंत्री पदों पर या इधर उधर, उससे भारतीय जनता पार्टी में भारी असंतोष है।
तो अब दूसरा रास्ता बचता है कि जब अपने भीतर से ही प्रत्याशी लाना है आपको बीजेपी से या आरएसएस से ही, तो फिर ऐसा नाम कौन हो सकता है जो चौंका दे। आप देखिए जाति इक्वेशन अगर देखें तो इस समय देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। अब क्या यही जाति गणित लगाया जाए कि या कोई अनुसूचित जाति का या कोई पिछड़ा या कोई अल्पसंख्यक, दूसरा अल्पसंख्यक मुसलमानों के बारे में तो यहाँ कल्पना ही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि देश चौंक जाए और मजा आ जाए। राजनीति की जो सुर्खियां इस समय जो चल रही हैं, जो मोदी विरोधी चल रही हैं, उनमें एकदम से तब्दीली आ जाए। अब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय चुनाव आयोग जारी कर चुका है। 9 सितंबर को इसमें मतदान होना है और 21 अगस्त को, जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा का यानी संसद का मानसून सत्र समाप्त होगा, उस दिन नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर हालत में 15 अगस्त के झंडा वंदन के बाद उपराष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी है उसका नाम सामने आ जाएगा। अब हाल में जो गतिविधियां चल रही हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो एक दूसरे को बड़े संदेह की नज़र से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी क्या हुई हाल में कि राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, वो हाल में ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मिली, एकांत में मिली, लंबी उनकी बातचीत हुई और किसी को इस बातचीत के बारे में अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये बातचीत किन मुद्दों पर हुई। अब देखिए राजस्थान में कोई नेतृत्व परिवर्तन का तो अभी संकट है नहीं। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, वो बिल्कुल जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कठपुतली की तरह चल रहा है दिल्ली के इशारे पर, तो उन्हें बदलने का अभी कोई मतलब है नहीं। राष्ट्रपति, ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है इसके इतर अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, तो वो अभी होना नहीं है, वो होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद। तो ऐसे में क्या ये संभावना बनती है कि श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बना दें। अब वसुंधरा राजे सिंधिया की वरिष्ठता तो है, बढ़िया वरिष्ठता है, कई अरसे तक वो सांसद रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, प्रतिपक्ष के नेता रही हैं, तो उनकी हैसियत भी है, उनकी स्वीकार्यता भी है और सभी दलों में उनका सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि वो जिस राजघराने से आती हैं उस राजघराने के सदस्य अतीत में कांग्रेस में भी लंबे समय तक रहे, मेरे ख्याल से 1981 से लेके और अभी 2019-20 तक कांग्रेस में भी सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के भाई और उनके भतीजे जिम्मेदार पदों पर रहे और जो गांधी परिवार है उसके बड़ी नाक के बाल रहे। बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक देश में जितने भी उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं उनमें कोई महिला नहीं बनाई गई है। तो क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति का पद भी किसी महिला के पास हो और उपराष्ट्रपति का पद भी किसी महिला के पास हो? होने को सब हो सकता है और नहीं होने को कुछ भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे, आरएसएस जिसे चाहे उसे इस पद पर बैठा सकती है। बस शर्त यही है जो चुनाव आयोग के कानून में अनुच्छेद 66 के तहत जो दर्ज है कि भाई 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी सदन का सदस्य बन सके, चाहे राज्यसभा या लोकसभा का। तीसरा ये कि वो जो उम्मीदवार हो इस समय किसी सदन का सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और अगर हो तो उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाते ही वो अपना पद छोड़ दे। तो ये छोटी छोटी शर्तें, इनकी भरपाई तो कभी भी कोई भी कर सकता है। लेकिन अब सबकी नज़रें इस बात पर लगी हैं कि जिन वसुंधरा राजे सिंधिया से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, खुद प्रधानमंत्री हों, एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे थे। पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 के अंत में, उसमें उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद की नकार दी गई थी। उसके बाद से वो लगातार अपने स्थापना की, अपने पुनर्वास के लिए
प्रतीक्षारत हैं, लेकिन उनको पार्टी हाईकमान की ओर से कोई संतोषजनक मौका नहीं दिया गया, कोई अवसर नहीं दिया गया। तो ऐसे में क्या ये चमत्कार हो सकता है कि कोई महिला ही उपराष्ट्रपति हो, और राष्ट्रपति तो हमारी महिला है ही, तो होने को कुछ हो सकता है। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और इस समय चूंकि शशि थरूर के लिए या दीगर पार्टी के दूसरे सदस्य, इसमें नीतीश कुमार का भी नाम आता है, इन सब के लिए संभावनाएं कम हैं। कम इसलिए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं लेना चाहती कि किसी दूसरी पार्टी का सदस्य इस महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया जाए और वो ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी को ही आंखें दिखाने लगे। अब हरवंश जी हैं, वो तो पहले से जेडीयू के सदस्य हैं ही, तो अब जेडीयू से ही किसी दूसरे आदमी को उपराष्ट्रपति पद के लिए तो लाया नहीं जा सकता, और हरवंश जी को प्रमोट करने का भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का मेरे ख्याल से तो कोई इरादा नहीं है। हालांकि बेचारे हरवंश जी जब से उपसभापति चुने गए हैं राज्यसभा के, तब से बिल्कुल गर्दन झुका करके यस सर की तरह आरएसएस और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। हालांकि वो पुराने पत्रकार हैं, उन्हें अपना पोस्चर तय करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका प्रमोशन शायद ही हो। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस महत्वपूर्ण जो पद है उपराष्ट्रपति का, इस पर अपने उम्मीदवार को ही लाएगी, और सारे पत्ते 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे। 21 अगस्त को चूँकि नामांकन होना है और 9 सितंबर को इसके लिए मतदान होना है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है नहीं, जीत सुनिश्चित उनकी होनी है। जिस आदमी का भी वो नाम घोषित करेंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, वो जीतेगा, क्योंकि सदन का जो गणित है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप देखिए, दोनों सदनों की जो सदस्य संख्या है वो करीबन 782 के आसपास होती है, और इसमें से लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास करीबन 422 सदस्य दोनों सदनों में हैं। यानी लोकसभा में 293 हैं, बीजेपी के तो कुल 240 हैं, बाकी टीडीपी है और आपका जेडीयू है और छोटे मोटे दल हैं, और विपक्ष के पास ले दे करके सीमित संख्या है। तो इसमें कोई हार जीत का संकट नहीं है ना। तो असली संकट तो ये है, असली समस्या और असली चुनौती तो ये है कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए, जो कि धनखड़ के द्वारा फैलाई गई एक तरह से क्या कहना चाहिए, खीर को या रायते को अपने ढंग से ठीक कर सके आने वाले दिन। क्योंकि अब जो चुनौती है, ये सत्र तो बीत ही जाएगा 21 अगस्त को, अब अगली चुनौती आएगी बजट सत्र में। बजट सत्र तक देश की राजनीति कितनी करवट लेगी, क्योंकि इस बीच में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हो चुके होंगे, तो परिदृश्य कुछ बदलेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है जेडीयू बहुत मजबूती के साथ उभरे, हो सकता है बिल्कुल धम्म हो जाए और भाजपा की ये बैसाखी टूट जाए, तो भाजपा को कोई नई बैसाखी तलाशना पड़े। तो इसलिए महत्वपूर्ण है सितंबर का महीना। सितंबर का महीना उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। सितंबर के महीने में हमारे आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 75 के उन्हें उनकी विदाई होना है, और इसी सितंबर के महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 के हो रहे हैं। उनके ऊपर भी एक नैतिक दबाव चारों तरफ से बनाया गया है कि अब वो संन्यास लें, घर जाएं, मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक जो तेवर हैं मोदी जी के, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि वो किसी दबाव में आकर के अपना पद छोड़ेंगे या भावुक होकर के अपना पद छोड़ेंगे। अभी वो इस पद पर रहने वाले हैं 2029 तक, जब तक कि उनका पूरा कार्यकाल है। 2029 में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या निर्णय करती है, मोदी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या मोदी जी को पीछे ले जाना चाहती है। तो फिलहाल तमाशा देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव का। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो रोज़ सुर्खियां बदल रही हैं अखबारों की, उन पर नज़र रखिए, और चक्षुदर्शी की इस बात पर भी नज़र रखिए कि भारतीय जनता पार्टी दूध की जली है और अब छाछ फूक फूक कर पिएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रोज़ की प्रार्थना है, और ये प्रार्थना हम जैसे मुफस्सिल पत्रकारों को करना पड़ती है, क्योंकि हमारे आगे नाथ न पीछे पगा। हमें दोनों तरफ से
संकट ही संकट होते हैं। 70 प्रतिष्ठान हमें अपना मानता नहीं है और विपक्ष को ये लगता है कि हम इनको देके करेंगे क्या। तो हमें तो अपने दर्शकों का सहयोग, दर्शकों का स्नेह चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।